हेलो एंड वेलकम बैक। मात्र 13 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची को, एक छोटी सी गुड़िया को प्यार हो जाता है। प्यार भी इस तरह से होता है कि उसे एक टाइम पर एक लड़के से नहीं बल्कि कई कई अलग अलग लड़कों से प्यार हो जाता है और आगे चलकर यही प्यार उसकी मौत का असली कारण बन जाता है। तो आज जिस केस के बारे में, जिस कहानी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो एक ऐसा केस है, वो एक ऐसी कहानी है जिसको हिंदुस्तान के हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, सो दैट वो अपने बच्चों को परफेक्टली गाइड कर सके कि आपको किस समय पर कौन सा डिसीजन लेना है और किस समय पर कौन सा डिसीजन नहीं लेना। तो इस केस को आप सभी को बताने के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में, जहां पर गंगाराम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा के साथ रहा करता था। असल में उनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था नीतू और 2 बच्चे छोटे थे। मध्य प्रदेश में रहते रहते इस गंगाराम नाम के व्यक्ति को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश में उसे उस कदर का काम नहीं मिल पा रहा जिस कदर का काम उसे चाहिए। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह चल रहा था कि ऐसी जगह पर रहने का कोई फायदा भी नहीं है जहां पर काम अपने मन मुताबिक ना मिल सके। और वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि वो मध्य प्रदेश यानी टीकमगढ़ को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाए जहां पर उसे काम धाम अच्छे तरीके से मिल जाए। और इसी चक्कर में उसकी जो तलाश है वो हरियाणा के सोनीपत में जाकर खत्म हो जाती है और 2021 में वो हरियाणा के सोनीपत में आकर शिफ्ट हो जाता है। यहां पर एक थाना लगता है राई और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है असदपुर। वो असदपुर में आकर शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गंगाराम और शोभा थे वो असल में किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। वो एक मजदूरी वाले बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते थे। जब वो 2021 में मध्य प्रदेश से सोनीपत में आकर शिफ्ट होते हैं तो अपनी बड़ी बेटी को अपने माँ बाप के पास वहीं पर छोड़ देते हैं और वो अपनी बड़ी बेटी से बोलते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई भी करनी है और उसके साथ साथ अपने बूढ़े दादा और दादी का ख्याल भी रखना है। जिसके जवाब में नीतू भी पूरी तरह सहमत होकर उनसे बोल देती है कि ठीक है मम्मी पापा, मैं अपने दादा दादी का पूरी तरह से ख्याल रखने वाली हूँ। जब गंगाराम सोनीपत में शिफ्ट हो जाता है तो वहां जाकर अपना काम धाम पर लग जाता है। अब वो रोज सुबह को घर से निकल जाया करता था और शाम को अपने घर वापस आया करता था। जैसे ही उसका काम चलना शुरू होता है तो अपने बच्चों का उसी गांव में एडमिशन भी करा देता है। अब उसकी पत्नी शोभा घर पे बच्चों की देखभाल किया करती थी और गंगाराम के लिए खाना भी बनाया करती थी और उनका जीवन धीरे धीरे राइट ट्रैक पर आना शुरू हो जाता है। लेकिन 2023 में कहीं ना कहीं गंगाराम को रियलाइज होता है, यानी शोभा को भी रियलाइज होता है कि अब वो अपनी उस बेटी को, यानी मध्य प्रदेश से अपनी बेटी को अपने पास बुला सकते हैं। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो अपनी बेटी को मध्य प्रदेश से सोनीपत में वापस अपने पास लेकर आ जाते हैं। लड़की उनके पास आ जाती है। अब वो अपनी उस बेटी का भी एडमिशन वहीं पर करा देते हैं। धीरे धीरे शोभा को लगने लगता है कि अब लड़की आ चुकी है, अब मुझे घर के काम की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत काम में तो मेरी बेटी भी मेरा हाथ 100% बटाएगी। इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए शोभा भी अब काम पर जाना शुरू कर देती है। शोभा काम पर जाया करती थी और उनकी बेटी कई बार स्कूल से आने के बाद उनके लिए खाना बना दिया करती थी और कभी कभी स्कूल के जाने से पहले भी वो घर पर उनके लिए खाना बना दिया करती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। अब गंगाराम और शोभा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तारीख आती है 29 अप्रैल और 2023 की। शोभा जब मजदूरी करके अपने घर वापस लौटती है, गंगाराम अभी तक घर वापस नहीं आया था, तो वो आकर अपनी बेटी नीतू को बुलाती है। 2-3 आवाजें लगाती है लेकिन नीतू कहीं भी नहीं बोलती। बाथरूम जाती है, टॉयलेट जाती है और आजू बाजू में जितने भी कमरे थे सभी को छान मारती है, लेकिन कहीं भी उसको नीतू नजर नहीं आती। अब वो नीतू को ढूंढते ढूंढते अपने घर की छत पर पहुंच जाती है।
छत पर पहुंचने के बाद जो वो मंजर वहां पर देखती है, उस मंजर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने नीतू पड़ी हुई थी, वो भी औंधे मुंह, यानी वो पेट के बल लेटी हुई थी। जब नीतू के पास शोभा जाती है, उसको छूने की कोशिश करती है, उसको जगाने की कोशिश करती है और अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती है, तो नीतू बिल्कुल भी नहीं बोलती। अब तक शोभा को पूरी तरह से रियलाइज हो चुका था कि नीतू की मृत्यु हो चुकी है, नीतू मर चुकी है। अब शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। वो चीखें मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आजू बाजू के तमाम पड़ोसी वहां पहुंच जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और उस कंडीशन को देखकर उन्हें सच में ही शोभा पर दया आ रही थी। आनंद फानंद में कोई गंगाराम को फोन करता है, गंगाराम भी मौके पर पहुंच जाता है, छोटे 2 बच्चे भी मौके पर पहुंच जाते हैं। दोनों का रो रो कर पूरी तरह से बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि किसी न किसी ने भीड़ में से पुलिस को फोन कर दिया होगा। अब पुलिस गंगाराम और शोभा से बातचीत करना चाहती थी। उनका ऑलरेडी रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए पुलिस वाले इंतजार करते हैं और नीतू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर नीतू की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। इधर शोभा और गंगाराम दोनों की कंडीशन भी ऐसी होती है कि पुलिस वाले उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अब पुलिस वाले जब शोभा से पूछते हैं कि पूरा मामला बताइए, जब तुम घर पर आई तो शोभा कहाँ थी, तो फिर पुलिस वालों को शोभा बताती है कि आज सुबह मेरी बेटी नीतू ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ किताबें लेकर आनी है। अब उन किताबों के लिए वो मुझसे पैसे मांग रही थी, लेकिन मैंने उससे बोला कि मैं आज आधे दिन में आऊंगी, यानी मैं पूरे दिन में नहीं आऊंगी, मैं आज आधे दिन में आऊंगी और तुम्हारे लिए किताबें भी लेकर आऊंगी, क्योंकि फिलहाल तो सुबह सुबह मेरे पास खुले पैसे किताबों के लिए नहीं है। ये बात शोभा ने पुलिस वालों को बताई और गंगाराम ने भी बिल्कुल सेम टू सेम बात बताई। पुलिस वाले इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नीतू की मौत के पीछे का जो राज है वो जैसे तैसे हमें सुलझाना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से पुलिस वालों के फोन पर पोस्टमार्टम हाउस से एक फोन आता है और वो फोन आता है कि जो इस बच्ची की डेथ हुई है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है, असल में इस लड़की को गला दबाकर मारा गया है। पुलिस वालों ने जब ये सुना तो उनकी शक की सुई सीधी सीधी गंगाराम और शोभा की तरफ जाकर लटक जाती है। अब पुलिस वाले अपना मन बना लेते हैं कि अब हमें केवल और केवल गंगाराम और शोभा से अच्छे से बातचीत करनी है, इस केस के बारे में उन्हीं दोनों से पूछताछ करनी है। और जब सख्ती से गंगाराम से और शोभा से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उनके बयान बदलने शुरू हो जाते हैं और अब पुलिस उनको दिखाती है अपना पुलिसियाई अंदाज, जिसके बाद शोभा और गंगाराम पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर वो एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में शोभा बताती है कि शोभा की पहले भी एक शादी हुई थी और उस शादी से उनको ये बड़ी बेटी थी जिसका नाम था नीतू और जिसकी उम्र थी 13 साल। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और अब उसने गंगाराम से शादी कर ली थी। गंगाराम के साथ में ही अब वो लड़की भी रह रही थी और जब मध्य प्रदेश को छोड़कर ये लोग हरियाणा में शिफ्ट हुए तो इन्होंने अपनी बेटी को दादा दादी के साथ छोड़ दिया था। लेकिन 2023 में जब ये अपनी बेटी को लेने के लिए वहां वापस जाती है तो वहां जाने के बाद आजू बाजू के कई लोग शोभा से बताते हैं कि अब तुम्हारी बेटी रात दिन फोन पर लगी रहती है, न जाने किससे बात करती है और कई बार 1-2 लड़के भी इस घर के सामने से चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन शोभा के दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मेरी 13 साल की बच्ची ऐसा क्या गलत कर सकती है और वो उस बच्ची को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन यहां आकर भी यानी सोनीपत में आकर भी नीतू के जो हाव भाव थे वो बिल्कुल सेम थे, वो अभी भी फोन में लगी रहती थी। एक दिन शोभा ने अपनी बेटी को फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया और दूसरी तरफ वो जिससे बात कर रही थी उधर कोई और नहीं बल्कि एक लड़का था। शोभा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब नीतू शोभा का सामना करना शुरू कर देती है। नीतू शोभा के सामने ही लड़कों से बातचीत करना शुरू कर देती है। अब नीतू धीरे धीरे अपनी शर्म खोकर अपने माँ बाप के सामने लड़कों से बातचीत करना शुरू कर देती है और वो एक ही टाइम पर कई लड़कों से बातचीत कर रही होती है।
जब शोभा को गुस्सा आता है तो कई बार शोभा उसे पीट भी दिया करती थी, उसका फोन भी छीन लिया करती थी, लेकिन वो चोरी चुपके फोन का इंतजाम कर लिया करती थी और फिर दोबारा से अपने उसी काम पर लग जाया करती थी। एक दिन तो हद जब हो गई जब गंगाराम ने नीतू को डांटा, लेकिन नीतू ने गंगाराम से सीधे सीधे बोल दिया कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब गंगाराम से नीतू ने इस तरह की बातें करी तो शोभा भी वहीं पर थी। अब गंगाराम और शोभा को कहीं ना कहीं अपनी इज्जत और बेइज्जती का डर सताने लगा था। अब वो दोनों इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग थी नीतू को अपने रास्ते से हटाने की। और तारीख आती है 29 अप्रैल 2023। सुबह के 7:30 बजे थे। नीतू अपने कमरे में सो रही थी। गंगाराम और शोभा उसके कमरे में जाते हैं। नीतू उसका गला पकड़ती है और गंगाराम अपनी उस बच्ची के पैर पकड़ लेता है और जोर से जकड़ लेता है। अब शोभा उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाती है और उसके गले को जोर जोर से दबाना शुरू कर देती है। शोभा अपनी बच्ची के गले को इतनी जोर से दबाती है और तब तक दबाती है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, और अपनी प्लानिंग के तहत उसकी बॉडी को वहां से घसीट कर छत पर लेकर जाते हैं और छत पर उसकी बॉडी को औंधे मुंह डाल देते हैं और फिर अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि अब हमें पब्लिक को ये कहानी बतानी है कि मेरी बेटी ने मुझसे किताबों के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने बेटी से वादा करा कि मैं दोपहर को तुम्हारे लिए किताबें लेकर आऊँगी या फिर तुम्हें किताबों के लिए पैसे दे दूंगी। और बिल्कुल सेम टू सेम कहानी वो लोग पुलिस वालों को बताते हैं और आजू बाजू वाले नेबर्स यानी पड़ोसियों को भी बिल्कुल यही कहानी गंगाराम और शोभा बता देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने शोभा और गंगाराम की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी थी। अब पुलिस वाले गंगाराम को और शोभा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बच्ची है 13 साल की बच्ची, उसकी तो मौत हो ही चुकी है, लेकिन उनके 2 छोटे बच्चे और भी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें, उनको समझा बुझा सकें कि आपको असल में किस टाइम पर किस तरह का डिसीजन लेना है और किस टाइम पर किस तरह का डिसीजन नहीं लेना। अब आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं इस केस के बारे में, इस कहानी के बारे में, नीतू के बारे में, गंगाराम या फिर शोभा के बारे में, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी दूसरे केस की स्टडी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री, ट्रू क्राइम और इस तरह की वेब सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब।